Assalamu alaikum. Today, the unit number 5 we are discussing here. सबसे पहले तो आपको ये बात बतानी है कि जो हमने लेक्चर नंबर जो 7 था उसमें जो यूनिट नंबर 5 जो है वो जो मैंने डिस्कस किया था, तो उसमें सबसे पहले तो मैं आपको पिछला टॉपिक जो है वो रिवाइज़ करवाना चाहती हूँ। उसके बाद फिर हम जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यूनिट नंबर 5 जो है उसका चैप्टर नंबर 8 यानी कि ग्रेविटेशन, ये जो हमने डिस्कस करना है। ग्रेविटेशन जो कि एक ग्रेविटी के लिहाज से एक चैप्टर है, ठीक है, इसको ग्रेविटी की बेस पे बनाया गया है। और दूसरी बात ये कि जो ग्रेविटेशन है यूनिट नंबर 5 जो ग्रेविटेशन है, इसका मतलब ये है कि जो यूनिट नंबर ग्रेविटेशन यानी कि इसको पूरे चैप्टर को जो है ग्रेविटी के बेस पे बनाया गया। इसका मतलब इसमें जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए जा रहे हैं वो ग्रेविटी की बेस पे किए जा रहे हैं। तो हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उसको हमने ग्रेविटी के लिहाज से पढ़ना है। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी का मतलब ये होता है कि ज़मीन की ऐसी फोर्स जो किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है। इसका मतलब है कि अब देखें जो हम लोग ज़मीन पर चलते हैं, ठीक है, तो ज़मीन पर हम लोग चलते हैं। अब हम हवा में क्यों नहीं उड़ते, खला में क्यों नहीं उड़ते? वो इस वजह से कि जो ज़मीन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यानी कि जो ज़मीन की ग्रेविटी है वो हमें अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से क्या है कि हम ज़मीन पर जो है ना वो टिके रहते हैं, ठीक है। तो हमने जो यूनिट नंबर 5 का जो ग्रेविटेशन चैप्टर है ग्रेविटी के लिहाज से पढ़ना है, यानी कि ज़मीन की फोर्स के लिहाज से पढ़ना है। और इसके अलावा ग्रेविटेशन का मतलब दूसरे लिहाज से भी देखा जाता है कि किसी भी चीज़ को अपनी तरफ क्या करना है, खींचना है, उसको अट्रैक्ट करना है। तो एक साइंटिस्ट थे आइजैक न्यूटन, उन्होंने ग्रेविटेशन लॉ जो था वो डिस्क्राइब किया था ग्रेविटी की बेस पे। ग्रेविटी की बेस पे उन्होंने कैसे किया था, जैसे वो एक दरख्त के नीचे बैठे थे, दरख्त के साइड बैठे थे बेंच पे, तो उन्होंने देखा कि जो सेब है ना वो दरख्त से गिरा और ज़मीन पर आकर गिरा, ठीक है, दरख्त से वो डायरेक्ट ज़मीन पर गिरा। तो न्यूटन जो था, आइजैक न्यूटन, उसके जहन में एक बात आई कि यार आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो सेब है वो दरख्त से ज़मीन पर गिरा, हालांकि उसे तो दरख्त से ऊपर जाना चाहिए था। फिर उसने क्या किया कि उसने कहा कि अच्छा अब ये करता हूँ कि दोबारा इस चीज़ को देखता हूँ, ठीक है। एट अ टाइम ऐसा हुआ कि सेब दोबारा नीचे गिरा। उसने कहा भाई ये सेब जो है ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, ये खला में क्यों नहीं जा रहा है, ये एटमॉस्फेयर में क्यों नहीं जा रहा है, ये आसमान में क्यों नहीं जा रहा है, ज़मीन पर क्यों गिर रहा है, आखिर इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो है। फिर उसने इस पर रिसर्च किया कि हर चीज़ जो है वो ज़मीन पर आकर क्यों गिरती है, हम लोग भी ज़मीन पर चल रहे हैं, हम लोग हवा में क्यों नहीं उड़ रहे। फिर जो है लास्ट में जो है ये पता चला कि ज़मीन की ऐसी फोर्स होती है जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को ज़मीन की तरफ खींचती है, यानी कि ज़मीन की एक ऐसी फोर्स है जो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है। इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज़ का ज़मीन की तरफ माइल हो जाना, किसी भी चीज़ का ज़मीन की तरफ चले जाना, उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी कि ज़मीन की ऐसी फोर्स जो किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। फिर उस लिहाज से उसने ना एक लॉ पेश कर दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। ग्रेविटेशन को उसने लॉ बनाया, ठीक है। उसने फिर यानी कि दोनों मैथ्स लिए, एक का मैथ्स M1 था जो कि बहुत ज़्यादा मैथ्स में था, और M2 जिसका मैथ्स बहुत कम था। लेकिन अगर फोर्स की डायरेक्शन देखें तो दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है। तो अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये है कि इसमें न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो एप्लीकेबल हो रहा है कि मैग्नीट्यूड जो सेम होनी चाहिए, फोर्स की मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट अगर हम देखें तो इसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। न्यूटन का थर्ड लॉ भी ये बोलते हैं किसी भी चीज़ की जो क्वांटिटी है यानी कि मैग्नीट्यूड है वो तो सेम रहे, बट उसकी डायरेक्शन क्या है वो अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है ना, दे शुड बी अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें दोनों फोर्स हैं और फोर्स को ना बोल्ड करके लिखा गया, मोटा करके लिखे गया। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर हैं। फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट अगर हम देखें तो एक फोर्स जो है लेफ़्ट साइड पर उसके साथ कोई निशान नहीं है, लेकिन जो राइट साइड पर फोर्स है उसके साथ नेगेटिव का निशान है। इसका मतलब ये है कि दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, बट दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, ठीक है। तो जी जो है, अच्छा अब दूसरी बात आपको ये बतानी है, ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है यूनिट नंबर 5 ग्रेविटेशन में से। यूनिट नंबर 5 ग्रेविटेशन जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये एक इम्पोर्टेंट
लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मैंने आपको ये भी बताना है कि इसमें कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आपने इसको किस लिहाज से करना है, इक्वेशन बनानी, क्योंकि जब ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से आएगा तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन ऐड करना है, ठीक है। आपने इक्वेशन ऐड करनी है और ये बताना है कि न्यूटन का थर्ड लॉ जो एप्लीकेबल हो रहा है किस बिहाफ पे हो रहा है, कि दोनों फोर्सेज जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन पे लग रही हैं, लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड सेम है बट उनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, ठीक है। तो दोनों की मैग्नीट्यूड सेम हो गई, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ जो इसमें एप्लीकेबल हो गया। उसके बाद जी हमने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़नी है कि ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसी होती है कि ज़मीन के इर्द गिर्द जो फोर्स पाई जाती है उसको बोलते हैं फील्ड। और उस ज़मीन की ऐसी फोर्स जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, यानी कि ज़मीन के इर्द गिर्द जो फोर्स पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। उसमें जो शार्ट क्वेश्चन आता है फील्ड फोर्स का, तो फील्ड फोर्स का जो शार्ट क्वेश्चन है ये कि इंपॉर्टेंट है शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से। ग्रेविटेशन फील्ड जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से एक टॉपिक है। इसमें जितनी भी डेफिनेशंस आएंगी वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से करनी है। ये वाला टॉपिक जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आता है। जो जो चीज़ें आपके इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, तो वो जो है मैं आपको साथ साथ डिस्कस कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न। जो है मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पीछे जितने भी चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़े हैं, आधे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, ठीक है। तो हमने क्या किया, मैंने आपको साथ साथ बता दिया कि जी ऑब्जेक्टिव जो है वो तो आप आने चैप्टर के लास्ट में से, न्यूमेरिकल भी चैप्टर के लास्ट में से, ठीक है। रह गई बात शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन की, वो भी मैंने आपको साथ साथ बता दिए कौन कौन से जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बार बार मैंने आपको बताया कि ये लॉन्ग क्वेश्चन इस लिहाज से अटैम्प्ट करना है, इसमें इस तरह करना है, इसको इस तरह करना है। शॉर्ट क्वेश्चन ले आ जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से अगर आ जाएगा क्वेश्चन तो तब भी आपने यही करना है कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से क्या करना है, उसको अटैम्प्ट करना है। तो यहाँ तक जो था, उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि आपने क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से जो है इस टॉपिक को डिस्कस करना है, ठीक है। दूसरा हम बात करने जा रहे हैं वो है मैथ्स ऑफ द अर्थ कि मैथ्स ऑफ द अर्थ जो है यानी कि ज़मीन के मैथ्स के हवाले से हमने बात करनी है। तो ज़मीन के मैथ्स को मुय्यर करने के लिए इक्वेशंस दी गई हैं, उन इक्वेशन से आपने क्या करना है, ज़मीन का मैथ्स निकालना है। और ज़मीन का मैथ्स जो है ये कांस्टेंट है, ज़मीन का मैथ्स कभी भी वेरी नहीं करता, ज़मीन का मैथ्स जो कभी चेंज नहीं होता, इसका जो मैथ्स है वो ऑलरेडी कांस्टेंट और हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप कितनी भी वैल्यूज़ पर इफेक्ट करा लें। ज़मीन का जो मास है वो कांस्टेंट रहता है, ज़मीन के मैथ्स पर कोई वैल्यू इफेक्ट नहीं करती। तो इसका जो मैथ्स है वो 6 × 10⁻⁴ kg है। और दूसरी बात ये कि आपके न्यूमेरिकल में कुछ भी पूछा जाए, लेकिन अगर वहाँ पे वो आपको ज़मीन की वैल्यू नहीं दे रहा, लेकिन आपके न्यूमेरिकल में ऐसा फार्मूला यूज़ हो रहा है जिसमें ज़मीन की वैल्यू पूछी गई है, तो आपको ऐसी ऐसी वैल्यूज़ याद रखनी पड़ेंगी अपने माइंड में। जैसे कि मैथ्स ऑफ द अर्थ 6 × 10⁻⁴ kg है, ठीक है। इसी तरह से जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल जी, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है यानी कि 6.67 × 10⁻⁻11, ठीक है। तो मैं आपको जस्ट ये इन्फॉर्म कर रही हूँ कि जो इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हैं वो तो बोर्ड वाला आपको नहीं बताएगा कि जी ये न्यूमेरिकल मैंने आपसे पूछे, इसमें ये फार्मूला जो है वो जो है यूज़ हो रहा है, लेकिन आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ज़मीन का जो मैथ्स है उसकी ये वैल्यू है और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि कैपिटल जी उसकी ये वैल्यू नहीं। आप को हर चीज़ अपने माइंड में रखनी है, जो कि मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ कि ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, ये इन चीज़ों को आपने नोट डाउन करना है, ठीक है। और इन चीज़ों को आपने जिस लिहाज से पढ़ना है। तो ये कोई इम्पोर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है मैथ्स ऑफ दैट, ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर में से दो लॉन्ग क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बन गए, एक तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और दूसरा मैथ्स ऑफ द अर्थ। इसलिए फर्दर आगे जब हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे तो साथ साथ मैं आपको बताऊँगी कि कौन कौन से जो हैं इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ तक जो था लेक्चर वो तो मैंने आपको बता दिया कि मैथ्स ऑफ द अर्थ को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इक्वेशन जो है वो ड्रा करनी पड़ेगी।
इसके अलावा जो है मैं आपको ये भी बताना है कि जब आप इक्वेशन ड्रा कर रहे होते हैं तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, मास क्वांटिटी होती हैं, उनको आपने अपने जहन में रखना होता है। ये आपने एक करने जो वेक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर एरो लगाएं, ठीक है। और अगर वो वेक्टर नहीं है, ठीक है, स्केलर है, तो आपने इस पर वेक्टर नहीं लगाना। अगर वो वेक्टर है तो आपने उसको बोल्ड कर देना है अगर आप एरो का निशान नहीं लगा रहे। तो मैस ऑफ द अर्थ जो है एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने इसको जो है डायग्राम बनानी है, ठीक है, इसको इक्वेशन के साथ एक्सप्लेन करना है और मैस ऑफ द अर्थ को मार्कर के साथ क्या करना है, हाईलाइट करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है 5.3 जो है आपका टॉपिक है वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड के। एक पहली बात तो ये कि एल्टीट्यूड जो है ना वो हम हाइट को बोलते हैं। तो हमने बताना है कि हाइट के साथ साथ जी की वैल्यू किस तरह वेरी कर रही होती है, जी की वैल्यू किस तरह तब्दील होती है। तो यहाँ पर स्मॉल जी के बारे में बताया गया है। तो मैंने आपको जैसे ये कहा है कि जो कैपिटल जी है ना, यानी कि ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल जी, उसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसकी वैल्यू जो है ना ये कांस्टेंट है, यानी कि चाहे आप एल्टीट्यूड पे चले जाएं, चाहे लैटीट्यूड पे चले जाएं, चाहे बुलंदी पे चले जाएं, चाहे आप तह पे चले जाएं, ग्रेविटेशनल कैपिटल जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है ना वो कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है स्मॉल जी की। तो स्मॉल जी की वैल्यू जो है वो वेरी करेगी। जैसे हम बुलंदी पर जाते हैं तो जी की वैल्यू कम हो रही है, यानी कि स्मॉल जी की वैल्यू कम हो रही है। आखिर क्यों कम हो रही है? क्यों? क्योंकि ज़मीन पर जब तक हम रहते हैं तो ज़मीन अपनी फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हमें खींचे रखती है। ज़मीन की फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे से तब कम होगी जब हम ज़मीन से दूर जाएंगे। इसलिए जिस तरह हम ज़मीन से दूर जाते जाएंगे जी की वैल्यू जो है वो मतलब उसमें आएगी, कम में आएगी, कम होती जाएगी। और अगर हम ज़मीन पर रहेंगे तो जी की वैल्यू क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, ठीक है। यानी कि जब हम ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू नेगेटिव में आती है, जैसे कि -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर ये पॉजिटिव की फॉर्म में आ जाए तो जी की वैल्यू डाउन द वर्ड क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विद एल्टीट्यूड क्या होता है कि जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन अगर तह पर रहेगी तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, ठीक है। यहाँ तक जो थे मैंने आपसे टॉपिक्स क्लियर कर लिए। इसके बाद जो वेरिएशन ऑफ जी जो मैंने आपको पढ़ाया है ये इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से आ जाता है। इसमें आपने डायग्राम बनानी है, इसको एक्सप्लेन करना है और इसकी क्वेश्चन लिखनी है। शार्ट क्वेश्चन आपको इसी तरीके से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट हाफ चैप्टर जो था ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में अच्छे तरीके से पढ़ाया, लेकिन अब आपको नेक्स्ट ये जो लेक्चर नंबर 8 पढ़ रहे हैं इसमें आपको बताने का अक्सर मकसद ये था ताकि पीछे से आपको रिवाइज़ होगा तो अगले टॉपिक जब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी तो वो आपको अच्छी तरीके से आएगा, ठीक है। तो पिछले टॉपिक्स को रिवाइज़ कराने का मकसद मेरा यही था कि आप अपनी जहन में ये चीज़ें बिठा लें कि हाँ जी हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था, ताकि आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो कि जी हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम क्या करेंगे इसको पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, ताकि पीछे वाला, अब देखिए मैंने आपको पीछे से अगर मैं ना रिवाइज करवाऊँ, नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आपको डिलीवर करती रहूँ, टॉपिक्स पढ़ाती रहूँ, तो आपको पता नहीं चलेगा जी ये टॉपिक्स जो हैं पीछे वाले टॉपिक से इधर रिलेट हैं या नहीं है, या हम इसको ऐसे ही पढ़ रहे हैं। इसलिए मैंने आपको पिछले टॉपिक्स के साथ रिलेट कराने के लिए इस लेक्चर में पिछले टॉपिक जो थे वो डिस्कस किए। तो फाइनली यूनिट नंबर 5 के रिमेनिंग टॉपिक्स जो हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखिए जो ये हमारा जो हाफ चैप्टर था ना, और असल में आपके जो मेजर टॉपिक्स हैं यूनिट नंबर 5 ग्रेविटेशन में वो थे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मेजरमेंट मास ऑफ अर्थ, वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड एंड मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो मैंने आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है ये नेक्स्ट लेक्चर, इसी लेक्चर में डिलीवर कर रही हूँ, और बाकी जो पिछले 3 टॉपिक्स थे वो मैंने लेक्चर नंबर 7 में डिलीवर आपको कर दिए थे। सारे टॉपिक्स को पीछे लेक्चर नंबर 7 में डिलीवर करने का अक्सर मकसद ये था ताकि लेक्चर नंबर 8 जब मैं आपको डिलीवर करूँ तो उसमें जस्ट हम सैटेलाइट को डिस्कस करें। जैसे हम सैटेलाइट को पढ़ेंगे, हाँ सैटेलाइट का फंक्शन क्या होता है, सैटेलाइट किस तरह मूव करता है, सैटेलाइट की टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है, और सैटेलाइट को मूव कराने में क्या अहम किरदार है, और सैटेलाइट जो है अगर वो मूव कर रहे हैं तो किस लिए मूव कर रहे हैं, क्या फंक्शन है उसका, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। इसलिए ये सैटेलाइट जो है इसमें जितने भी टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले थे
तो लेक्चर नंबर 7 में वो आपको कंफ्यूज करते हैं कि जी अभी तो हमने जी की वैल्यू पढ़ रहे हैं, वेरिएशन जी पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आखिर ये सैटेलाइट कहाँ से आ गया। इसलिए सैटेलाइट जो था एक डिफरेंट टॉपिक था, मैंने इसलिए इसको आपको लेक्चर नंबर 8 में डिलीवर कर दी। बाकी जो पिछले अच्छे से टॉपिक्स थे, एक दूसरे के साथ रिलेटेड थे, कनेक्टेड थे, एक दूसरे के साथ मिले हुए थे, इसलिए मैंने उनको पिछले लेक्चर नंबर 7 में डिलीवर कर दिया। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हमारे टॉपिक्स जो है हमने डिस्कस करने हैं। 5.4 आर्टिकल है, आपकी बुक का पेज है, 9th क्लास की बुक का पेज नंबर 112 है। उसमें 5.4 जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, उसके ही लिहाज से हमने कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आज डिस्कस करने हैं। टॉपिक जो डिस्कशन में है वो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स एंड मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। क्या आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हैं यानी कि सैटेलाइट की टाइप्स क्या हैं, और सैटेलाइट जो है वो क्यों मूव करते हैं, किस तरह से मूव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम इन तमाम टॉपिक्स जो है इनको डिस्कस कर लिए। अब पेज नंबर 112 जो है अपनी बुक का ओपन करें। अब आपने अपने जहन में रखना है कि जस्ट हमने आज के लेक्चर में जस्ट सैटेलाइट पढ़ना है। ठीक है, तो हमने सैटेलाइट के हवाले से सारे टॉपिक डिस्कस करने हैं और बताने के जी सैटेलाइट जो इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है, गर्दिश कर रहा होता है, वो भी ग्रेविटी की वजह से, कि ग्रेविटी ने उसको एक बड़े से ऑब्जेक्ट के साथ घेरा हुआ है, जो वो उस ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमता रहता है, उससे दूर नहीं जाता। ठीक है, अच्छा जी, अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट की इतनी जो पिक्चर्स हैं ये मैंने आपको अपलोड किए हैं। ये इसलिए आपको दिखाने का जो मेरा मकसद था वो ये था, ताकि आप जब टॉपिक्स पढ़ रहे हों, जब मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ स्लाइड्स पे, तो आपको पता हो जी हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो पढ़ रहे हैं आखिर वो किस तरह होते हैं, मतलब उनकी फ़िगर क्या है, यानी कि उनकी तस्वीर क्या है। अब मैंने सिंपल सा यहाँ पे लिख दूँ आर्टिफिशियल सैटेलाइट और नीचे डेफिनेशन लिख दूँ। अब आपको पता ही ना हो कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट की पिक्चर कैसे होती है, तस्वीर कैसे होती है। जब तक आपको तस्वीर नहीं पता चलेगी, आपको पता ही नहीं होगा कि भाई जी हमने लेक्चर में पढ़ क्या रहे हैं, हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं। इसलिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट की जो पिक्चर्स हैं ये 4 मैंने अपलोड की हैं, जिनमें से पहली जो है ये इसकी शक्ल देखें, इसकी शक्ल जो है वो दूसरी वाली जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उससे टोटली डिफरेंट है। तो यहाँ तक जो था मैंने आपको बताया कि जी आर्टिफिशियल सैटेलाइट में जो है हम डायग्राम जो हैं ये डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको पता हो कि जी हमने टॉपिक जो पढ़ना है इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह में हमने सैटेलाइट को डिस्कस करना है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। पहले तो अपने बुक पे नोट डाउन करें कि सैटेलाइट है, हम सैटेलाइट की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, फिर सैटेलाइट की टाइप्स पढ़ेंगे। सैटेलाइट की टाइप्स के बाद हमने उन टाइप्स में भी डिफरेंट टाइप्स पढ़नी है। ठीक है, अभी देखो सैटेलाइट है, सैटेलाइट की डेफिनेशन क्या है। अ सैटेलाइट इज़ अ बेसिकली एन ऑब्जेक्ट, एक सैटेलाइट जो कि एक बेसिकली एक ऐसा ऑब्जेक्ट है विच रिवॉल्व जो गर्दिश करता है अराउंड एन अदर ऑब्जेक्ट, जो दूसरे ऑब्जेक्ट के गिर्द क्या करता है, गर्दिश करता है, ऑफ अ रिलेटिवली लार्जर साइज़, जिसका साइज़ क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो पूरी डेफिनेशन को मैं कंबाइन करती हूँ इंग्लिश में, उसके बाद आपको उर्दू में ट्रांसलेट करूँगी। अ सैटेलाइट इज़ बेसिकली एन ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व्स अराउंड एन अदर ऑब्जेक्ट ऑफ रिलेटिवली लार्जर साइज़। कि सैटेलाइट जो है ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो दूसरे ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द क्या कर रहा होता है, गर्दिश कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है। जो दूसरा ऑब्जेक्ट है ना जिसके इर्द गिर्द सैटेलाइट जो है वो मूव कर रहा होता है, उस दूसरे ऑब्जेक्ट का जो साइज़ होता है ना वो सैटेलाइट की निस्बत क्या होता है, बड़ा होता है। और सैटेलाइट का साइज़ जो है उस दूसरे ऑब्जेक्ट की निस्बत क्या होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो सैटेलाइट की डेफिनेशन आपके जहन में आ गई समझ में कि सैटेलाइट जो है ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। ठीक है, और उस दूसरे ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या होता है, सैटेलाइट के मुकाबले में बड़ा होता है, और सैटेलाइट का साइज़ क्या होता है, छोटा होता है। आगे जो है सैटेलाइट की टाइप्स दी गई हैं, एक तो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट और एक है नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट का आपसे कोई लिंक नहीं है, क्योंकि आपकी बुक ने जस्ट आपको जो टच करवाया है वो जस्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। तो लिहाजा हमने जस्ट क्या डिस्कस करना है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट को, हमने नेचुरल सैटेलाइट को डिस्कस नहीं करना। नेचुरल सैटेलाइट को यहाँ पर लाने का मकसद ये था कि मैं आपको टाइप्स बता रही थी कि सैटेलाइट जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक तो होता है नेचुरल
यानी कि कुदरती और एक होता है आर्टिफिशियल मसनूई जो कि दूसरे लोग बनाते हैं उन सैटेलाइट को, वो होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो आपकी बुक में है, इसलिए हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट को डिस्कस कर रहे हैं, हम नेचुरल सैटेलाइट को डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद देखें रेड लाइन यहाँ पे आपको शो हो रही है, व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कि अब जो है हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब नीचे देखें नासा एक सैटेलाइट का नाम है NASA, नासा डिस्क्राइब एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नासा जो है NASA एक ऐसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम है जो किसने तैयार किया, एक इंसान ने, एक ह्यूमन बीइंग ने, ठीक है, जो मुसलसल ज़मीन के ऑर्बिट में गर्दिश करता है और उससे इंफॉर्मेशन लेता है ज़मीन से। अब देखो अक्सर न्यूज़ में आपने देखा होगा, एयरवाइन न्यूज़ है, जियो न्यूज़ है, समा न्यूज़ है, इनको इतनी खबरें कैसे मिल जाती हैं, क्योंकि इन सब ने अपने अपने सैटेलाइट्स बनाए, यानी कि ख़ुद बनाए और उनको खला में छोड़ दिया। अब वो सैटेलाइट जो है ज़मीन के इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो ज़मीन पर होने वाली, जैसे कि हमें अब जैसे न्यूज़ आ जाती है जी यहाँ पे धमाका हो गया है, यहाँ पे दहशतगर्दी है, यहाँ जैसे कि बोर्ड में ये एग्ज़ाम होने वाला है। आखिर क्यों? क्योंकि वो सैटेलाइट जो हैं वो ज़मीन के इर्द गिर्द जब मूव कर रहे होते हैं, तो ज़मीन से रिलेटेड जितनी भी मालूमात आती हैं ना, वो सारी क्या करते हैं वो लोग, वो सैटेलाइट जो हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, ठीक है। सैटेलाइट को खला में भेजने का मकसद यही होता है कि ज़मीन के इर्द गिर्द मूव करें और ज़मीन से सारी मालूमात ले लें। फिर सारी मालूमात ले लेते हैं, जिसमें जियो न्यूज़ वाले देख लें, स्पेस स्टार, एयरवाई, ठीक है, दुनिया वाले, ये जल्दी फिर अपनी न्यूज़ क्या कर रहे होते हैं, टीवी पर नशरियात कर रहे होते हैं, अपलोड कर रहे होते हैं। क्यों? कि जिसका सैटेलाइट सबसे पहले वर्क कर जाता है, सबसे पहले काम कर जाता है, वो जल्दी ही मालूमात इकट्ठी कर लेता है और वो फिर क्या कर रहे होते हैं कि न्यूज़ वाले जो हैं वो अपनी खबरें जो हैं वो पास कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमने सैटेलाइट की डेफिनेशन जो है वो डिस्कस कर ली, हमने सैटेलाइट की टाइप्स जो है वो डिस्कस कर ली। सैटेलाइट की दो टाइप्स होती हैं, एक तो होता है नेचुरल सैटेलाइट और एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है उसकी हम डेफिनेशन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट की मैं आपको आराम आराम से और स्लो इसलिए पढ़ा रही हूँ कि ताकि आप स्लाइड्स को गौर से देखें, जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो आपको हर चीज़ क्या हो, समझ में आ रही हो, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट की जो हम डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ से पढ़ा रही हूँ, आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज़ अ मैन्युफैक्चर्ड ऑब्जेक्ट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कि मसनूई सैटेलाइट जो कि इंसान ने तैयार किया, दैट कंटिन्यूसली ऑर्बिट द अर्थ, जो कि कंटिन्यूसली यानी कि मुसलसल ज़मीन के इर्द गिर्द क्या करता है, मूव करता है। और सम अदर स्पेस बॉडी, ये ज़मीन या खला में जितने भी ऑब्जेक्ट भेजे गए हैं उनके इर्द क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। आखिर सैटेलाइट बनाए क्यों हुए, इसकी रीज़न यहाँ पे है, दे गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द बॉडीज़ दे ऑर्बिट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट को बनाने का जो असल मकसद था वो उसकी रीज़न दूसरी लाइन में लिखी हुई है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हैं ये तमाम इंफॉर्मेशंस, तमाम मालूमात को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं जब ये किसी ऑब्जेक्ट के इर्द क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बताया गया कि पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट कब बना और कहाँ पर बना। द वर्ल्ड्स फर्स्ट यानी कि दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट, दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसका नाम क्या है, स्पुतनिक। दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम क्या है, स्पुतनिक 1, ठीक है। दोबारा मैं बता रही हूँ, द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कि दुनिया के पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट का क्या नाम है, उसका नाम है स्पुतनिक फर्स्ट। और ये कहाँ पर बनाया गया, कहाँ पर लॉन्च हुआ, वो है स्वेत, ठीक है। और किस सन में ये बनाया गया, 1957 में, ठीक है। तो दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट उसका नाम है स्पुतनिक 1 और उसको लॉन्च कब किया गया, स्वेत में उसको लॉन्च किया गया, यानी कि उसको बनाया गया, उसका आगाज़ किया गया, और कौन से सन में, 1957 में। आर्टिफिशियल सैटेलाइट की और भी डेफिनेशन है तो यहाँ से हम डिस्कस कर लेते हैं। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट
इज़ अ मैन मेड ऑब्जेक्ट, यानी कि आर्टिफिशियल मसनूई जो इंसान ने बनाया। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज़ अ मैन मेड ऑब्जेक्ट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक इंसान का तैयार करदा ऑब्जेक्ट है। पुट इनटू ऑर्बिट अराउंड एन अदर ऑब्जेक्ट, और इसको ऑर्बिट में रखा जाता है। किस ऑर्बिट में रखा जाता है? दूसरे ऑब्जेक्ट के ऑर्बिट में रखा जाता है। और दूसरे ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट के मुकाबले में क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। और उसके ऑर्बिट में क्या रखा जाता है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट को। आर्टिफिशियल सैटेलाइट को उस बड़े ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द क्यों रखा जाता है? उसके ऑर्बिट में क्यों रखा जाता है? ताकि वो उससे क्या ले सके? इंफॉर्मेशन ले सके, ताकि वो उससे मालूमात ले सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे ऑर्बिट अर्थ, अदर प्लैनेट्स, मून्स, etc। जो ज़मीन के इर्द गिर्द, ज़मीन के ऑर्बिट के इर्द गिर्द जो मूव करते हैं ना, उन सैटेलाइट की एग्जांपल दी गई है प्लैनेट्स हैं या वो मून है। क्योंकि जो चाँद है वो ज़मीन के इर्द गिर्द मूव करता है, तो चाँद जो है वो ज़मीन का क्या कहलाएगा? सैटेलाइट। ठीक है। अब नाम अगर देखें, अब चाँद जो है ये कुदरती चीज़ है, ज़मीन भी कुदरती चीज़ है। ठीक है। तो ये क्या कि ये नेचुरल सैटेलाइट में चला जाएगा, बट हमने यहाँ पे आर्टिफिशियल सैटेलाइट को डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर जस्ट आपको ये एग्जांपल देकर समझाना था कि ज़मीन जो है वो चाँद की निस्बत बड़ी है, चाँद ज़मीन की निस्बत छोटा है। इससे चाँद जो है वो ज़मीन के लिए रिवॉल्व करता है, गर्दिश करता है, ताकि वो ज़मीन से रिलेटेड मालूमात इकट्ठी कर सके। फ़र्ज़ करें दे रिमेन एन ऑर्बिट बाय ग्रेविटेशन फोर्स। अब मैंने आपसे कहा था कि हमने इस पूरे चैप्टर में ग्रेविटी के लिहाज से इस पूरे चैप्टर को डिस्कस करना है। अब मुझे ये बताएं, कोई भी सैटेलाइट है जब वो ज़मीन के ऑर्बिट के इर्द गिर्द मूव कर रहा होता है, तो वो ज़मीन के ऑर्बिट से दूर क्यों नहीं जाता, परे क्यों नहीं हटता? वो इसलिए नहीं हटता क्योंकि ज़मीन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस आर्टिफिशियल सैटेलाइट को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ होता है। दे इंक्लूड डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर पर्पस, के आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हैं ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स पर डिपेंड कर रहे होते हैं, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के आलात पर डिपेंड कर रहे होते हैं। आल इंक्लूड सम सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, के तमाम जो हैं वो कम्युनिकेशन डिवाइस से बिलोंग कर रहे होते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। अलाउड टू पावर इट्स सेल्फ, और अपने आप क्या कर रहे होते हैं? कुआ दे रहे होते हैं। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट की जो डेफिनेशन है वो हमने कवर कर ली। उसके बाद है, पहले तो मैंने आपको बताया था कि सैटेलाइट की डेफिनेशन पढ़ी, फिर सैटेलाइट की टाइप्स पढ़ी, यानी कि दो होती हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। अब हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट की डेफिनेशन को डिस्कस कर लिया, तो आगे हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट की टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो टाइप्स जो आप गौर से सुने, टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है। रिसर्च सैटेलाइट, वेदर सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। कान खोलकर और गौर से तवज्जो से मेरी बात सुने। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इस पूरे टॉपिक को, ये जो आपके चैप्टर का जो टॉपिक आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इसको अलहदा से पढ़ाने का जो मेरा मकसद था वो ये था कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट यूनिट नंबर 5 का ग्रेविटेशन का इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ताकि जब आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन आपके बुक से आए, एग्ज़ामिनर दे, तो आपको उसके बारे में हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो आपने इस चैप्टर को, इस टॉपिक को किस तरह अटैम्प्ट करना है, ये सारी स्लाइड्स आपने गौर से पढ़नी है, इसको नोट डाउन करना है और इसी लिहाज से ही आपने लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। पहले आपने सैटेलाइट की डेफिनेशन देनी है, ठीक है, सैटेलाइट की टाइप्स लिखनी है, फिर एग्जांपल देनी है, फिर बताना है। जब आप टाइप्स लिख दोगे फिर आप उन टाइप्स में से एक टाइप को डिस्कस करोगे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट को, फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट की डेफिनेशन लिखनी है, फिर ठीक है, फिर उसकी एग्जांपल देनी है, फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट की टाइप्स लिखनी है, जो कि अब हम पढ़ रहे हैं। या गौर से सुनिए, आपने लॉन्ग क्वेश्चन में इस तरह की चीज़ें ऐड करनी है जो कि मैं आपको स्लाइड्स में लिख लिख कर दे रही हूँ। तो सबसे पहले जो सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की जो पहली टाइप है रिसर्च सैटेलाइट, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। रिसर्च का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को तलाश करते हो, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए जो सैटेलाइट बनाया जाता है, किसी चीज़ की मालूमात इकट्ठी करने के उस पर रिसर्च करने के लिए, यानी उसको तलाश करने के लिए जो सैटेलाइट बनाया जाता है उसको कौन सा सैटेलाइट बोलते हैं? रिसर्च सैटेलाइट। रिसर्च सैटेलाइट की डेफिनेशन है मेजर्स फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आउटर स्पेस, के बैरूनी खला को
मैयर करने के लिए रिसर्च सैटेलाइट बनाया जाता है। उसके बाद है वेदर सैटेलाइट। वेदर है मौसम, यानी कि ऐसे सैटेलाइट जो मौसमियात यानी कि मौसम से रिलेटेड, मौसम से मुतल्लिक आपको मालूमात दें। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं कि महकमा मौसमियात वालों ने बताया कि जी आज गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी या आज बहुत ज़्यादा बारिश होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सैटेलाइट जो होते हैं वो खला में भेजे हुए होते हैं और वो ज़मीन के इर्द जब मूव कर रहे होते हैं तो ज़मीन से मालूमात वो इकट्ठी करते हैं और बताते हैं जी आज बारिश होगी या आज ज़्यादा गर्मी होगी या ज़्यादा सर्दी होगी। वो कौन से सैटेलाइट बता रहे होते हैं? वो वेदर सैटेलाइट बता रहे होते हैं कि आज बारिश होगी या गर्मी होगी। उसके बाद है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक दूसरे के साथ जुड़े रहना, लिंक में रहना। प्रोवाइड अ वर्ल्ड वाइड लिंक अप ऑफ रेडियो, टेलीफोन एंड टेलीविजन। कम्युनिकेशन सैटेलाइट यानी कि जैसे कि टेलीविजन की हम बात कर लें, टीवी की बात कर लें। अब देखें, हम घर में बैठे होते हैं लेकिन हमें पूरी दुनिया की मालूमात मिल रही होती है कि जी अमेरिका ये कह रहा है, ये एशिया ये कह रहा है, यूरोप ये कह रहा है, पाकिस्तान में ये हो रहा है, इंडिया में ये हो रहा है, भारत में ये हो रहा है। इससे हम सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है इसने हम पूरी दुनिया को आपस में जोड़ के रखा हुआ है। पूरी दुनिया में जितने ममालिक उनको आपस में जोड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से टेलीविज़न हो गया, टेलीफोन। अब आप टेलीफोन के ज़रिए दुनिया में किसी भी कोने पर कोई आदमी बैठा हो आप उससे बात कर सकते हैं। इसका मतलब है उसने आपका राब्ता किसी दूसरे पर्सन के साथ जोड़ दिया है जो कि आपसे बहुत दूर है लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो आपके बहुत करीब है। रेडियो, रेडियो में भी यही होता है। इसी तरीके से नेविगेशन, नेविगेशन सैटेलाइट वो होते हैं जो समंदर के नीचे भेजे जाते हैं। ऐसे सैटेलाइट नेविगेशन, नेवी, नेवी का मतलब होता है बहरी, पानी। ठीक है, तो नेविगेशन सैटेलाइट आर मेनली इंटेंडेड टू हेल्प डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एयरक्राफ्ट, शिप्स एंड सबमरीन्स विद ग्रेट एक्यूरेसी। अब बहरी जहाज़ जो है जब वो समंदर में चल रहा होता है तो सैटेलाइट जो हैं वो बताते हैं कि जी अब जहाज़ को इस पोजीशन पर लेकर जाओ जहाँ पर कोई ख़तरा नहीं है। अगर सैटेलाइट ना होते, ठीक है, और समुद्री तूफ़ान आ रहा होता तो बहरी जहाज़ पर सफ़र करने वाले जो लोग हैं उनको बिल्कुल भी पता ना चलता कि जी तूफ़ान इस तरफ से आ रहा है तो हमने जहाज़ को इस तरफ नहीं लेकर जाना, वो ले जाते। तो ये वाला सैटेलाइट क्या कर रहा होता है, उनकी मदद करता है, उनकी पोजीशन बता रहा होता है, उनको पोजीशन बता रहा होता है जी ये पोजीशन ठीक है, आपने इस पर जहाज़ लेके जाना है, ये पोजीशन ठीक है, आपने इस पर जहाज़ लेकर जाना है। ठीक है, उसके बाद है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के ऐसे सैटेलाइट जो अर्थ यानी कि ज़मीन का मुशाहिदा करने के लिए बनाए गए उनको क्या बोलते हैं? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। Earth observation satellites are used to map and monitor our planet's resources and ever-changing chemical life changes. अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी कि ऐसे सैटेलाइट जो प्लैनेट से रिसोर्सेज वगैरह चेंजिंग के बारे में बता रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद है सैटेलाइट, जो कि हमने पिछले डेफिनेशन सैटेलाइट की क्या की थी, डिस्कस की थी। दोबारा मैं आपको बता रही हूँ। अ सैटेलाइट इज़ अ स्मॉल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लेन। कि सैटेलाइट जो है एक ऐसी छोटी जिस्म यानी ऐसा छोटा ऑब्जेक्ट है जो कि रिवॉल्व कर रहा होता है किसी बड़ी चीज़ पे। अ सैटेलाइट इज़ हेल्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द प्लैनेट एंड रिवॉल्व अराउंड इट। क्या सैटेलाइट जो है, मैंने कहा आपसे कहा था कि सैटेलाइट दूर क्यों नहीं जाता, उस बड़े ऑब्जेक्ट के लिए क्यों घूमता रहता है? क्यों? उस बड़े ऑब्जेक्ट यानी कि अर्थ ने ज़मीन अपनी फोर्स से यानी ग्रेविटेशन फोर्स से सैटेलाइट को अपनी तरफ खींचा हुआ होता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे होते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। द आर्बिट ऑफ द सैटेलाइट कैन बी प्रिडिक्टेड मैथमेटिकली। सैटेलाइट का जो आर्बिट है हम उसको मैथमेटिकली प्रिडिक्ट कर सकते हैं यानी कि मालूम कर सकते हैं। द वर्ड सैटेलाइट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सैटेलाइट। अब सैटेलाइट के दोनों के स्पेलिंग चेक करो। जो सैटेलाइट है SATELLITE, लेकिन जब उसका लैटिन वर्ड से लिया गया तो स्पेलिंग बने SATELLIT। ठीक है, मीनिंग एन अटेंडेंट यानी कि मदद करने वाला। वन हुज अब ये सैटेलाइट जो मदद ही करते हैं ना, वेदर कम्युनिकेशन के बारे में बता रहे होते हैं कि जी ये मौसम है, आज बारिश ज़्यादा होगी यार, आज बारिश कम होगी, अब गर्मी बहुत ज़्यादा है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो ये हमारी मदद ही कर रहे होते हैं ना ये सैटेलाइट। ठीक है,
तो ये सैटेलाइट जो हमारी मदद करते हैं, इसलिए इनको अटेंडेंट बोला जाता है। वन हु इज़ कॉन्स्टेंटली मूविंग अराउंड द अर्थ, और एक जो है ना वो मुसलसल ज़मीन के इर्द क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है ज़मीन की मालूमात लेने के लिए। अच्छा, अब देखें, हमने सैटेलाइट पढ़ लिया, सैटेलाइट की टाइप्स पढ़ ली, फिर हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट को डिस्कस किया, फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट की टाइप्स पढ़ ली। अब हमारे जहन में ये आता है कि जी सैटेलाइट हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ये वर्क कैसे करते हैं, सैटेलाइट काम कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पर वो भी लिख दिया, हाउ डू सैटेलाइट्स वर्क, कि सैटेलाइट काम कैसे करते हैं। जिस अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन, मैं आपको अभी बता रही हूँ, अगर यूनिट नंबर 5 में से ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट जब लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से आएगा, तो इस स्लाइड में आप ये समझ लें, ये मैंने पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आपको सेंड कर दिया है, ठीक है। जब ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर बोर्ड में आ जाता है, तो आपने सेम ऐसे ही वहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। सैटेलाइट की डेफिनेशन, ठीक है, कहाँ से ड्राइव किया गया, उसका लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया, फिर सैटेलाइट की टाइप्स, फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट को डिफ़ाइन करने, फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट की टाइप्स, ठीक है। उसके बाद फिर बताने के सैटेलाइट जो हैं ये काम कैसे करते हैं, ये आ गया। पहले तो है, टू स्टेशंस ऑन अर्थ वांट टू कम्युनिकेट थ्रू रेडियो ब्रॉडकास्ट बट आर टू फार अवे टू यूज़। के दो जो हैं स्टेशन कहते हैं साकिन, यानी कि अपनी जगह पर फिक्स रहना, मुकर्रर रहना, यानी कि अर्थ है अपनी जगह पर फिक्स है, ठीक है। और जो सैटेलाइट है वो अर्थ के ऑर्बिट में उसके इर्द गिर्द क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा होता है, गर्दिश कर रहा होता है, लेकिन उसका ऑर्बिट क्या है, फिक्स है। इसका मतलब है उसका ऑर्बिट क्या है, स्टेशनरी, और अर्थ क्या स्टेशनरी है। अब वो दोनों एक दूसरे आपस में कम्युनिकेट करते हैं, और वो सैटेलाइट जो है वो अर्थ से सारी मालूमात इकट्ठी कर लेते हैं, ठीक है। द टू स्टेशंस कैन यूज़ अ सैटेलाइट। अब अगर आपके सिटी में दो स्टेशन हैं, रेडियो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, ये आपस में एक दूसरे कम्युनिकेट किया हुआ होता है। पता चल रहा है जी ट्रेन जो इस पटरी पर आ रही है, तो उस पटरी पर दूसरी ट्रेन को नहीं जाना चाहिए, वो अपना रास्ता बदल लेती है। ये कम्युनिकेशन ही है ना एक दूसरे के साथ, ठीक है। इसी तरीके से वन अर्थ स्टेशन सेंड ट्रांसमिशन टू द सैटेलाइट, और अर्थ पे स्टेशन बनाए जाते हैं, रेडियो स्टेशन हो गए, जो भी स्टेशन हो गए सैटेलाइट के लिहाज से, वो फिर क्या कर रहे होते हैं कि सैटेलाइट को क्या कर रहे होते हैं, मैसेज सेंड कर रहे होते हैं। दिस इज कॉल्ड अ अपलिंक, इसको क्या बोलते हैं, अपलिंक। द सैटेलाइट ट्रांसपॉन्डर कन्वर्ट द सिग्नल एंड सेंड इट्स डाउन टू द सेकेंड अर्थ स्टेशन। एक स्टेशन सैटेलाइट से मालूमात इकट्ठी करता है और वो फिर दूसरे स्टेशन को मालूमात देता है। इसका मतलब है सारी दुनिया में जो लोग हैं एक दूसरे के साथ क्या हैं, जुड़े हुए हैं सैटेलाइट की वजह से, उसको बोलते हैं डाउन लिंक। अर्थ पे जो स्टेशन बनाया जाता है, अप लिंक और डाउन लिंक में क्या फ़र्क है। अर्थ पर जो स्टेशन बनाया जाता है, जब वो स्टेशन मैसेज सेंड करता है सैटेलाइट को, अब सैटेलाइट कहाँ है, वो तो ज़मीन से ऊपर है, यानी खला में है। जब अर्थ पर बना हुआ स्टेशन जब मैसेज सेंड करता है उस सैटेलाइट को जो खला में है, जो ज़मीन से ऊंचाई पर है, उसको बोलेंगे अपलिंक। ज़मीन पर एक स्टेशन है और ज़मीन पर दूसरा स्टेशन है, दोनों एक दूसरे को सिग्नल, या दोनों एक दूसरे को मैसेज पहुंचा रहे हैं, ज़मीन पर ही काम हो रहा है ना, उसको बोलते हैं डाउन लिंक। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं सैटेलाइट ऑर्बिट्स को। सैटेलाइट ऑर्बिट को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं, आप ये चेक कर लें। द मॉनिटरिंग, यानी कि जो मॉनिटर जो गाइड करने वाले होते हैं, कैपेबिलिटी, जो गाइड करने वाले होते हैं उनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है ऑफ द सेंसर, और वो उनको सेंसर बोलते हैं जो सेंस कर सकते हैं। वो लार्ज एक्सटेंट गवर्नड बाय द पैरामीटर्स ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिट, कि अर्थ की जो सैटेलाइट के जो ऑर्बिट होते हैं उनके पैरामीटर से क्या कर रहे होते हैं, उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं। इस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स आर नीडेड टू अचीव डिफरेंट डाटा। अब देखो, जितने भी डिफरेंट किस्म के ऑर्बिट होते हैं ना, उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो डिफरेंट टाइप से क्या कर रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन यानी मालूमात इकट्ठी कर रहे होते हैं, ठीक है।
कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, मेट्रोलॉजिकल, ग्लोबल मैपिंग, लैंड कवर मैपिंग, सिलेक्टिव इमेजिंग, अर्बन एरिया। ये ऑर्बिट्स के नेम हैं। कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग ये फर्स्ट ऑर्बिट का नाम है, ग्लोबल मैपिंग ये दूसरे ऑर्बिट का नाम है, सिलेक्टिव इमेजिनिंग तीसरे ऑर्बिट का नाम है। और उसके फंक्शन क्या हैं? जो कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग है उसका फंक्शन है मेट्रोलॉजिकल। मेट्रोलॉजिकल कहते हैं जो समंदर से रिलेटेड आपको होते हैं, मतलब मेट्रोलॉजी को बोलते हैं ना, जो मौसम से रिलेटेड आपको मालूमात देगा उसको बोलेंगे मेट्रोलॉजिकल। सॉरी गलती से आपको बता दिया, समंदर के लिहाज से वो तो नेविगेशन होते हैं। मेट्रोलॉजी जो है वो आपको मौसम से रिलेटेड मालूमात दे रहा होता है। और लैंड कवर मैपिंग जो ज़मीन को कवर करने के लिए आपको दिया जाता है। और सिलेक्टिव इमेजिंग का मतलब होता है अर्बन एरिया, यानी शहरों के लिहाज से। अब जो है सैटेलाइट जो ऑर्बिट में मूव करते हैं तो जाहिर सी बात है ऑर्बिट में मूव करने के लिए उनको ऑर्बिटल वेलोसिटी भी चाहिए। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी को जी हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी की सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है। द वेलोसिटी विद विच अ सैटेलाइट मूव इन इट्स क्लोज्ड ऑर्बिट इज कॉल्ड द ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कि ऐसी वेलोसिटी जो कि किसी भी सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट के, यानी कि जो एक ऑब्जेक्ट है और सैटेलाइट जिस ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द मूव कर रहा होता है, कि ऐसी वेलोसिटी जो सैटेलाइट को उस ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द मूव करवाने में प्रोवाइड की जाए, मुहैया किया जाए, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी विद विच अ सैटेलाइट मूव, कि जिसके ज़रिए सैटेलाइट जो है एक क्लोज ऑर्बिट के इर्द गिर्द मूव करता है, तो उस वेलोसिटी को बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। यानी कि वेलोसिटी जो है वो ऑर्बिट से बिलोंग करनी चाहिए, इसलिए उसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब ये स्मॉल सर्कल देखें, ये अर्थ है, और कैपिटल देखें जो ये सेटेलाइट है। सेटेलाइट से ज़मीन तक का जो फासला यानी हाइट, उसके बाद रेडियस, और ज़मीन से ज़मीन तक का रेडियस कैपिटल आर, सारा उसका हमने बताया हुआ है कि ऐसी वेलोसिटी जो सेटेलाइट को उसके क्लोज पाथ में मूव करने के लिए जो दी जाती है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू है जैसे कि ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू जी एम, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम कैपिटल मास ऑफ द अर्थ ओवर स्मॉल आर, यानी कि रेडियस फ्रॉम द अर्थ टू सैटेलाइट ओवरऑल 1/2। इसी तरीके से ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, कैपिटल आर यानी कि रेडियस ऑफ द अर्थ डॉट स्मॉल जी ओवर आर, यानी कि वैल्यू ऑफ द जी ओवर आर रेडियस। ये क्वेश्चन आ गई थी ऑर्बिटल वेलोसिटी की। ऑर्बिटल वेलोसिटी को दोबारा मैं डिस्कस कर रही हूँ, डेफिनेशन, और पीछे हमने इसकी क्या की थी क्वेश्चन। द वेलोसिटी विद विच अ सैटेलाइट मूव्स इन इट्स क्लोज्ड ऑर्बिट इज कॉल्ड द ऑर्बिटल वेलोसिटी। कैसी वेलोसिटी जो सैटेलाइट को उसको ऑर्बिट के मूव कराने में अहम किरदार अदा करे उसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। उसके बाद जी है इक्वेशन, ये आपकी बुक से रिलेटेड नहीं है इसलिए आपने इसको याद नहीं करना। मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये पिक्चर जो अपलोड की है कि एम वी स्केयर ओवर आर। अब लेफ्ट साइड पे देखें एम वी स्केयर ओवर आर यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन यहाँ आर प्लस एच का मतलब है यहाँ पे हाइट को ऐड किया गया है, ठीक है। और वी जो है वी स्केयर, अगर हम इसका अंडर रूट ले लें होल का, तो आर प्लस एच का स्केयर बन जाएगा और वी के स्केयर की जगह क्या आ जाएगा? जी एम, जो कि ऑलरेडी अंडर रूट में था, अंडर रूट कट गया। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी आपके पास हाइट से रिलेटेड अगर हम देखें तो बनेगी अंडर रूट कैपिटल जी एम ओवर आर प्लस एच, और आर प्लस एच किसके बराबर होते हैं? स्मॉल आर के। सैटेलाइट का ऑर्बिट, अब देखें अर्थ है और अर्थ से फिर देखें सैटेलाइट है। अब सैटेलाइट मूव कर रहा है अपने ऑर्बिट में, यानी ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट जहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि वो अब अपनी फिक्स ऑर्बिट में वो मूव कर रहा है। केस 1 में देखें सैटेलाइट पहले यहाँ पे, दूसरा सैटेलाइट वो केस 2 में, यानी कि अपने अपने फिक्स ऑर्बिट में घूम रहे हैं। इसका मतलब है फिक्स ऑर्बिट में घूमने की वजह से वो क्या कर रहे हैं? डिफरेंट मालूमात क्या हो रहे हैं? दे रहे होते हैं। थैंक्स। लेकिन हमारा लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ। अब मैंने आपको क्या करना है,
स्लाइड्स जो आपको एंड करवाने का मेरा मकसद ये था कि अब आपको मैंने बुक से रीड करवाना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई चीज़ भूली है या आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आई हो। सब चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। तो पेज नंबर अपनी बुक का खोलें, पेज नंबर 112। अब मैं आपको बुक से रीड करवाऊँगी, फिर मैंने आपको बताना है कि आपने आगे क्या करना है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट को जी हम बुक से पढ़ रहे हैं, बुक से रीड कर रहे हैं। पेज नंबर 112 खोलें, यूनिट नंबर 5 ग्रेविटेशन का, 9th क्लास। एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड अ सैटेलाइट। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि प्लैनेट के इर्द गिर्द मूव करता है, गर्दिश करता है, उसको बोलते हैं सैटेलाइट। जैसे कि एग्जांपल आपकी बुक में दी गई है, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, कि ज़मीन के इर्द गिर्द क्या मूव करता है? चाँद। चाँद ज़मीन के इर्द गिर्द मूव करता है, इसका मतलब है ये चाँद जो है ये सैटेलाइट है ज़मीन का। सो मून जो है इज़ अ नेचर सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। साइंटिस्ट हैव सेंट मैनी ऑब्जेक्ट्स इनटू स्पेस। जितने भी साइंसदान थे उन्होंने बहुत से लोगों को स्पेस में भेजा। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, उनमें जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स जो थे, यार देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साइंटिस्ट हैव सेंट मैनी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं उन्होंने लोगों को भेजा था, इंसानों को भेजा था। ऑब्जेक्ट का मतलब है उन्होंने डिफरेंट सैटेलाइट भेजे थे, और वो सैटेलाइट जो हैं वो ज़मीन के इर्द मूव करने लग गए। उन्होंने फिर इन सैटेलाइट को आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम दे दिया। अब इनको नेचुरल सैटेलाइट का नाम क्यों नहीं दिया? वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि लोगों ने जो सैटेलाइट खला में भेजे वो लोगों ने बनाए थे, वो इंसानों ने बनाए थे। इसलिए जब उन्होंने अपने हाथों से सैटेलाइट बनाए और खला में भेज दिए और वो ज़मीन के इर्द मूव करने लगे, इसका मतलब है उन्होंने सैटेलाइट को आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम दे दिया। ठीक है। मोस्ट ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, बहुत से आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हैं ये ज़मीन के इर्द मूव करते हैं। आर यूज फॉर कम्युनिकेशन, जो कि कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कैरी इंस्ट्रूमेंट्स और पैसेंजर्स टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस। अब जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं ना, ये इंस्ट्रूमेंट्स पैसेंजर्स वगैरह होते हैं। ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट्स खला में एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, परफॉर्मेंस शो करने के लिए जाते हैं। लार्ज नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, के बहुत सी तादाद में जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं वो ज़मीन के इर्द गिर्द, ज़मीन के ऑर्बिट के इर्द गिर्द चक्कर लगाने के लिए, गर्दिश करवाने के लिए डिफरेंट जो हैं सैटेलाइट बनाए गए। दे टेक डिफरेंट टाइम टू कम्प्लीट देयर वन रेवोल्यूशन। वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है। तो इसका मतलब है कि डिफरेंट टाइम्स में उनको अपना एक चक्कर पूरा करने के लिए सैटेलाइट को टाइम चाहिए होता है अपने कंप्लीट चक्कर लगाने के लिए अराउंड द, डिपेंडिंग अपॉन देयर डिस्टेंस एच फ्रॉम द अर्थ। वो अपने डिस्टेंस पर डिपेंड कर होते हैं जो कि ज़मीन से हाइट पर है। अच्छा जी, उसके बाद है एज अर्थ आल्सो कंप्लीट इट्स ऑन रोटेशन। जैसे अर्थ अपनी जो रोटेशन है वो कंप्लीट करती है अबाउट इट एक्सिस इन 24 आवर। जैसे ज़मीन जो है वो 24 घंटे में अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है, बिल्कुल वैसे ही सैटेलाइट जो है वो ज़मीन के इर्द रोटेट करता है और अपनी एक कंप्लीट अब रेवोल्यूशन में, एक वन रेवोल्यूशन में अपने चक्कर कंप्लीट करता है और इन्फॉर्मेशन ले लेता है। वो किस वजह से रिवॉल्व करता है? इट इज़ ड्यू टू दिस रीज़न दैट द ऑर्बिट ऑफ सच अ सैटेलाइट इज़ कॉल्ड द जियोस्टेशनरी। जो ऑर्बिट्स, जो सैटेलाइट जो हैं वो ज़मीन के रिवॉल्व कर रहे होते हैं उनको जियोस्टेशनरी से, ये देखो, जो सैटेलाइट जो हैं ज़मीन के मूव कर रहे होते हैं, जिस ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं वो ऑर्बिट ज़मीन के नज़दीक है। तो जो ऑर्बिट ज़मीन के नज़दीक, इसलिए उसको हमने जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का नाम दे दिया। स्टेशनरी का मतलब साकिन, मुकर्रर, फिक्स। जियो का मतलब ज़मीन और ऑर्बिट का मतलब ऑर्बिट, यानी कि ऐसा ऑर्बिट जो साकन है या हरकत में नहीं है और ज़मीन के इर्द गिर्द है, इसलिए उसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। डिश एंटेनास सेंडिंग एंड रिसीविंग द सिग्नल्स फ्रॉम देम। अक्सर आपने देखा होगा आपके घर में डिश एंटेनास वगैरह लगाए जाते हैं और आप उनको डेली उसको अपनी जगह से रोटेट करवा रहे होते हैं। कभी उसकी तार राइट लगाते हो, कभी लेफ़्ट, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी ऊपर नीचे। क्यों? ताकि सिग्नल्स को ज़्यादा से ज़्यादा कैच करें। मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट पेज नंबर 113। अ सैटेलाइट रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स। एक सैटेलाइट, मैंने आपको बताया था कि सैटेलाइट को ज़मीन के इर्द गिर्द या किसी बड़े ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द मूव करने के लिए सेंटीमीटर फोर्स चाहिए होती है। सेंटीमीटर फोर्स जो है ये एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके दूसरे ऑब्जेक्ट के नज़दीक रखती है, खींचती नहीं है बाहर की तरफ, अट्रैक्ट करवाती है।
द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सैटेलाइट एंड द अर्थ प्रोवाइड द नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ज़मीन के और सैटेलाइट के दरमियान में, वो सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है, यानी सेंटीमीटर फोर्स पैदा कर रही होती है। सेंटीमीटर फोर्स जो सैटेलाइट को ज़मीन के इर्द गिर्द क्या कर रहा होता है, रोटेट करवा रहा होता है, मतलब ये कि उसको अट्रैक्ट करवा रहा होता है। ठीक है, इक्वेशन आपके पास आ गई है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, सेंटीमीटर फोर्स के ड्यू टू ग्रेविटेशन फील्ड। दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट एंड इज इक्वल टू द वेट। एज वी नो दैट के फोर्स जो है वो वेट के इक्वल है, और वेट जो है वो मैस और ग्रेविटी के इक्वल है, एम जी के और हाइट। फिर दोनों को आपने क्रॉस करना है। फाइनल इक्वेशन आपके पास निकल आएगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट जी एच टू आर प्लस एच। असल में ऑर्बिटल वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो है वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट स्मॉल जी, ठीक है, और स्मॉल आर। और स्मॉल आर हमें पता है किसके इक्वल होता है, कैपिटल आर प्लस एच के। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी। तो फाइनल इक्वेशन आपके पास ये आ गई, वी नॉट इज इक्वल यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर। अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड वेरी क्लोज टू द अर्थ, स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड है, यानी कि 29,000 किलोमीटर पर आवर से। चैप्टर जो अलहमदिल्ला आपका कंप्लीट हो गया है। तो हमने पीछे मैंने आपको ग्रेविटेशन के लिहाज से टॉपिक्स पढ़ा दिए थे, मैंने आपको सैटेलाइट के लिहाज से पढ़ा दिया। अब देखिए मैंने आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड की इस पूरे टॉपिक के लिहाज से, ताकि कोई कमी बेशी ना रहे। अब मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप लेक्चर को गौर से सुने, समझें, और मैंने साथ साथ एक एक चीज़ आपको बताई कि किस तरह आपने पेपर को अटैम्प्ट करना है। और ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जैसे कि मैथ्स ऑफ द अर्थ भी लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है, अच्छे तरीके से इसको करना है, समझना है। और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत होगी, क्योंकि देखिए मैंने आपको आपकी बुक में इतना मटेरियल नहीं था, इतनी बुक की हाइडिंग्स नहीं थी जितना मैंने आपको एक्सप्लेन कर करके बताया। हालांकि यहाँ पे तो कुछ बताया हुआ भी नहीं है आपकी बुक में कि सैटेलाइट किस तरह काम करते हैं, सैटेलाइट के टाइप्स की हैं, लेकिन मैंने आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करके बताई है कि जी जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपने सेम टू सेम ये जो मैंने स्लाइड्स आपको बना कर दी हैं, आपने इनको नोट डाउन करना है और इसको सारा का सारा लिखना है पेपर में, कोई चीज़ नहीं छोड़नी। फिर देखें आपके मार्क्स कटेंगे या नहीं कटेंगे। आपको मैंने एक एक चीज़ बता रही हूँ, क्लियर करके बता रही हूँ, साथ साथ जो है ठीक है मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे गलती हो जाती है, कहीं ना कहीं मुझसे भी कोई ना कोई ऐसा इशू आ जाता है कि आपके सुनने में कोई मसला हो जाता है, जैसे आपके लेक्चर आपको क्लियर समझ में नहीं आ रहा होता। तो आप जो है अगर आप गौर से सुनेंगे ना तो आपको हल्की आवाज़ भी समझ में आ जाएगी। लेक्चर आपको फास्ट पढ़ाने से मेरा कोई मकसद नहीं है, फास्ट तो मैं आपको पढ़ा दूँगी, लेकिन असल मकसद जो मेरा ये है, मैं ये चाहती हूँ कि आपको लेक्चर जो है जब डिलीवर हो रहा हो तो कुछ समझ तो आए। देना मकसद नहीं होता, सिखाना मकसद होता है। मैं आपको लेक्चर जो डिलीवर कर रही हूँ, मेरा ये मकसद नहीं है कि मैंने आपको जस्ट टॉपिक्स पढ़ाने हैं, लेक्चर जो आपको देने हैं और जी मेरा काम ख़त्म। नहीं, मैं ये चाह रही हूँ कि आप कुछ सीखो, आप समझो। जब आप चीज़ों को समझोगे तभी आपको तभी आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा होगा। इसलिए अभी आपकी फ़र्स्ट स्टेज है 9th क्लास के बाद 10th क्लास, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फिर यूनिवर्सिटी लाइफ आ जाएगी। तो 9th जो आपकी बेस है, आप अपनी बेस को ठीक रखोगे ना तो आगे आपके मार्क्स में कभी ऊपर नीचे यानी कि अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे। सो बी केयरफुल, बी कॉन्शियस अबाउट योर फ्यूचर, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम जब मैं लेक्चर आपको डिलीवर करूँगी तो आपने वो लेक्चर सारे, अब देखिए आपके कितने चैप्टर रह गए हैं, 5 चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास 4 जो हैं चैप्टर रह गए हैं। फिर जो है मैंने आपको अच्छी तरीके से पढ़ा रही हूँ। देखिए जो छोटे छोटे चैप्टर भी होते हैं वो भी मैंने हाफ ऑफ करके डिवाइड करके आपको बताया है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। हर चीज़ आपको बता दी। और याद करने में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो वो अलग बात है, क्योंकि मैंने देखें जो आपको पूरा डिटेल में आपको समझाया है, ताकि अगर आप याद भी करने बैठें तो आपको ये ना लगे कि भाई हम एक्स्ट्रा याद कर रहे हैं। बिल्कुल आसान सी वर्डिंग में समझाया मैंने आपको,
आसान करके समझाया। तो जी हमारा यहाँ तक का लेक्चर था। उसके बाद जो है ना, ये पेज नंबर 113 पे एक ऑब्जेक्टिव लिखा है डू यू नो, रेड वाला, वो आप देख लें, इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिहाज से। मून इज़ नियरली 38,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, के मून का जो डिस्टेंस है वो ज़मीन से 38,000 यानी 38,000 किलोमीटर से है। और इट्स कम्प्लीट इट्स वन रेवोल्यूशन, कि ज़मीन जो है, मून जो है ज़मीन की जो वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है वो 27.3 डेज़ में। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमने लेक्चर जो कंप्लीट कर लिया। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर हेयरिंग एंड थैंक्स फॉर द लर्निंग। उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 6 का जो लेक्चर है वो डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह।